सभी को मेरा नमस्कार। इस नमस्ते। लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है और स्वागत है बबीता पोदार का। बबीता जी थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत कविताएं लिखती हैं। उनकी एक किताब जिंदगी एक कविता अभी-अभी कुछ दिनों पहले मेरे हाथ में आई और इतनी खूबसूरत अभिव्यक्ति उन्होंने जिंदगी की है कविताओं के माध्यम से। उसी खूबसूरत अभिव्यक्ति को इस सेशन में आज हम आप सबके समक्ष रखेंगे। इस किताब का हर शब्द बोलता है जिंदगी का और गुनगुनाती है हर कविता। बबीता जी आपका बहुत स्वागत है इस सेशन में। थैंक यू। इस किताब का मैं शुरुआती इंट्रोडक्शन करूं तो पहला पन्ना जब मैंने खोला तो दाता के नाम की पंक्तियां इतनी दिल को छू कर गई कि दो पंक्तियां मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। वजूद है हमारा दाता तेरे नाम से, कदम उठाती हूं मैं तेरे ही विश्वास से। और इस किताब की समीक्षा की है पंडित विजय शंकर मेहता जी ने, जो जीवन प्रबंधन गुरु हैं और शांतम उज्जैन से पहला हनुमान चालीसा का ध्यान केंद्र चलाते हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी साथ ही गुरु जी का भी इस सेशन में। तो गुरु जी हमारे हनुमान प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? बस बिल्कुल प्रणाम अच्छा। गुरु जी। बबीता जी बहुत बधाई, बहुत अच्छी पुस्तक लिखी आपने। थैंक यू गुरु जी, ये सब आपका ही आशीर्वाद है। बहुत अच्छी समीक्षा होगी, बातचीत होगी। अंशु हर्ष बहन जी बहुत अच्छे से उसको अब इस प्रोग्राम को करने वाली हैं, तो मैंने कहा चलिए थोड़ी देर में भी रहता हूँ। हाँ, नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। खूब आनंद करिए, ऐसे ही लिखते रहिए और आप सब एक साथ मिल जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। आपका आशीर्वाद है। और इस किताब की जो समीक्षा आपके द्वारा हुई है मैं उसे पढ़ना चाहूंगी। अच्छा। जिंदगी एक कविता सचमुच बबीता जी का अनूठा काव्य संग्रह है। शीर्षक पढ़ते ही भीतर तक जाने का मन हुआ और अपनी आध्यात्म साधना की व्यवस्थाओं के बीच मैंने उसे पढ़ना शुरू किया और उसे कब पूरा किया पता ही नहीं चला। अंतिम शब्द तक आते आते किताब जो थी दिल को छू कर चली गई। वैसे तो बबीता जी बहुत मृदुल सौम्य स्वभाव की एक गृहिणी है, लेकिन जिस प्रकार से अपने पारिवारिक दायित्वों को पूरा करते हुए समय निकालकर यह उत्कर्ष सृजन किया है, भविष्य की अनंत संभावनाएं उनके व्यक्तित्व का एक और अनूठापन सामने आया है। शीर्षक के अनुरूप हर रचना उनका निहित अर्थ एक सकारात्मक सोच के साथ समाज को कुछ बेहतर देने के भावों से भरा हुआ है। भाषा की समझ, भावों का स्पर्श तो लगता ही नहीं है कि लेखन की दुनिया में यह उनका पहला कदम है। हर शब्द पढ़कर लगता है कि बबीता जी ने जीवन के हर पहलू को बहुत पास से देखा है और उसका चिंतन किया है। पुस्तक की शुरुआत बहुत ही अजब ढंग से की गई है। मेरा खत खुद के नाम में तो सृजन का एक नया प्रयोग ही सामने आया है। आध्यात्म की भाषा में इसे ही आत्म साक्षात्कार कहा जाता है और फिर आभार अभिव्यक्ति का अंदाज तो कोई आपसे सीखे। वैसे तो हर कविता लेखिका के व्यक्तित्व का ओज का दर्पण लगती है, लेकिन जिंदगी की सार्थकता में शब्दों के माध्यम से जो महत्व स्थापित किया गया है वो अद्भुत है। ऐसे ही जिंदगी के रास्ते जो शीर्षक कविता है उसमें पॉजिटिविटी की बात की गई है। जिंदगी की महक में सत्कर्म का पाठ पढ़ाती हुई नजर आती है। जिंदगी की तस्वीर जीवन की बगिया को सतरंगी बनाने की बात कहती है। पुस्तक के दूसरे भाग में मैं और मेरी कलम आरंभ में मेरा परिचय के माध्यम से संस्कार और स्वच्छता का संदेश परोसा है, जो पूरी मानवता की जरूरत है आज। मैं ही रख सकती हूँ मेरा ध्यान ने तो आई लव यू के जो शब्द है उसको बिल्कुल नया आयाम ही दे दिया है। सपने में अगर प्रवेश करें तो मेरे सपने की जाए सपनों की उड़ान को पढ़कर पाते हैं कि सपनों की यात्रा भी खूबसूरत कम नहीं होती। ऊंचे बड़े सपने देखकर किस प्रकार मंजिल तक पहुंचना है, यह हमारे जज्बे को काम करने के ढंग पर निर्भर करता है। आशा शीर्षक ने जीवन के प्रति नई आशा को बताया है। आशा का बीजारोपण शब्दों की जादूगरी से बताया गया है। लेखिका ने श्रेष्ठ चिंतन की गहराई और आत्मविश्वास की अंगड़ाई से भरा है रिश्ता।
हर कविता सचमुच रिश्तों के महत्व को समझाती है, दिल की गहराइयों को छूती हुई लगती है। प्यार के अल्फाज का शीर्षक एक एक शब्द प्यार से भरा होकर प्यार की अथाह गहराइयों को नापता नजर आता है। और अंतिम भाग में अगर बात की जाए तो अक्षय है हर भावना, मिट्टी की महक, विकास की लहर, मैं हूँ हिंदुस्तानी। हर कविता में देश प्रेम की गंगा बहती नजर आती है। कुल मिलाकर पुस्तक की हर रचना, हर पंक्ति लेखिका के चिंतन और व्यक्तित्व के विविध आयाम स्थापित करती है। प्रेम रस से भरी जीवन के हर पहलू को छूती हुई कविता गुनगुनाती है, हर शब्द बोलता है और महसूस किया जा सकता है। साहित्य सृजन एक सतत प्रक्रिया है और बबीता जी की लेखनी में भविष्य की असीम संभावनाएं नजर आती हैं। जीवन के प्रति गहरे चिंतन के साथ सरल शब्द श्रृंखला के माध्यम से आगे भी इसी प्रकार समाज उपयोगी सृजन करती रहे, ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ ये समीक्षा के 2 प्रश्न मेरे सामने आए थे जो मैंने आपके समक्ष रखे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि गुरुजी आज हमारे साथ हैं, तो जो आशीर्वचन आपके लिए और मेरे लिए आज यहाँ से निकलेंगे वो हम दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं, होंगे। नहीं, तो गुरुजी आपसे हम चाहते हैं कि अब अगले 5 मिनट अगले 5 मिनट हम आपको सुनना चाहते हैं। नहीं, आज आप ही के दिन है, आप जैसे सृजन वालों को हम सुनेंगे। आप तो शुरू करिए बस। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना है खूब आपको यश मिले। प्रिय नाम जो आभार अभिव्यक्ति की बात की थी, तो उसमें जो किताब के पहले पन्नों की मैं बात कर रही थी, उसमें आभार आप सभी का, इस शीर्षक से उन्होंने एक आभार अभिव्यक्ति दी है सभी के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत बात है कि हम ग्रेटिट्यूड के साथ किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो वहीं से हमारा काम बनना शुरू हो जाता है। और जो एक आत्म साक्षात्कार का जिक्र हुआ था समीक्षा में, मेरा खत खुद के नाम, इस खत को मैं पढ़ना जरूर चाहूंगी क्योंकि मैंने भी ये पहली बार ही देखा है कि खुद को खत लिखा गया है। तो किताब खोलते ही मुझे भी ये चीज बहुत छू कर गई। शुक्रिया खुदा का जिन्होंने तुम्हें उनकी सबसे खूबसूरत रचना औरत के रूप में बनाया और इस खूबसूरती को देखने के लिए आंखें दी। मैं उन आंखों के कारण तुम्हारे जैसे खास व्यक्तित्व को दर्पण में देख पाती हूँ। आप इमेजिन करके देखिए कि खुद की बात की जा रही है, खुद के लिए आभार अभिव्यक्ति की जा रही है और खुदा को खत लिखा जा रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें हमेशा अपने सपनों को पूरा करते हुए साथ खड़े हुए देख पाती हूँ, तभी तो मैं तुम्हें अपनी प्रेरणा मानती हूँ। तुम मुझे अतीत के अनुभव, वर्तमान की खुशी और भविष्य के लिए सही मार्गदर्शन देती हो, क्योंकि तुम दुनिया जैसी नहीं हो, मेरी खुद की बेहद खूबसूरत दुनिया हो जो केवल मैं तुम में ही देख सकती हूँ। तुम्हें खुश देखकर मैं और ज्यादा खुश हो जाती हूँ। मैं अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा महसूस कर पाती हूँ। तुम जैसी भी हो, केवल मेरी हो, तभी तो तुम्हारे ऊपर पूरा हक जता पाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत बबीता जी, ये खत बिल्कुल दिल को छू कर गया है। तुम बाहरी और अंदरूनी व्यक्तित्व जैसी भी हो, मैं तुम्हें हर वक्त स्वीकार करती हूँ। तुम मेरे लिए हमेशा विशेष स्थान रखती हो, तभी तो उस विशेषता को मैं तुम्हारे साथ हर जगह महसूस कर पाती हूँ। तुम्हारी यही अदा मुझे योग्यता के शिखर पर ले जाती है, जहां मैं तुम्हारी अच्छी सोच से अपनी सोच को नए अंदाज में पाती हूँ। मेरा यह अनोखा सा शायराना पत्र तुमसे यही कहना चाहता है कि मैं तुम्हें बहुत बहुत चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी प्यारी बबीता। तो ये था मेरा खत खुद के नाम, एक बहुत ही खूबसूरत अभिव्यक्ति, जिंदगी एक कविता किताब की पन्नों की। अब बबीता जी, मैं आपके पास आती हूँ। इस किताब में आपको कौन सी कविता है जो बेहद दिल के करीब है? हालांकि ये सवाल वैसा है कि एक माँ से पूछा जाए कि उसके कौन से बच्चे से उसे सबसे ज्यादा प्यार है, लेकिन कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो दिल को छू जाने वाली होती हैं। वो कविताएं कौन सी हैं और उनमें से कुछ 1-2 कविताएं आप हमें पढ़ के सुनाएं। धन्यवाद अंशु जी, धन्यवाद गुरु जी। आपका बहुत बहुत आशीर्वाद मुझे मिला।
और आपने मेरी बुक की समीक्षा करके मुझे जो आशीर्वाद रूपी वचनों से अनुग्रहित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंशु जी, मैं सबसे पहले अपने जो काव्य जो सफर है मेरा, उसकी शुरुआत बताना चाहूंगी कि मेरा ये सफर कहाँ से शुरुआत हुआ। फिर उसके बाद हम जो कविताएं आप सुनना चाहती है वो मैं बाद में बोलती हूँ। एक्चुअली सबसे पहले मेरे जो मन के भावों का काव्य रचना बनने की सफर की शुरुआत आज मैं अपनी जुबानी पेश कर रही हूँ। और 17 सितंबर 2016 में गया जी में हम लोगों ने भागवत कथा करवाई थी गुरु जी के द्वारा ही, और वहां पे मैंने पहली बार 7 दिन तक मंच संचालन किया। कभी भी बहुत स्टेज फेयर था, कभी डर लगता था कि स्टेज पे कैसे जाऊंगी, लेकिन वहां पे इसके करने का कारण ये था कि चलो शहर से दूर है, यहाँ मुझे कोई नहीं जानता है, तो मैं यहाँ पे अपना ये बेस्ट देख सकती हूँ कि मैं क्या कर पाऊंगी। गुरुजी से आशीर्वाद लिया, उनको अपना बताया कि मैंने ऐसा लिखा है, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं। तो उस तरह से मैंने फर्स्ट दिन थोड़ा बेस्ट मतलब था कि डर ज्यादा लग रहा था, सेकंड दिन थोड़ा उससे कम, थर्ड डे उससे भी कम, इस तरह से मेरा लास्ट 7 डेज तक सभी लोग, वहां के अधिकांश लोग मुझे जानने लग गए थे। और लास्ट में सबसे मजेदार पार्ट ये था कि स्टार्टिंग और एंड मुझे करना था कथा का, तो उसमें मैं इंतजार करती थी कि गुरुजी की कथा कब खत्म हो और मुझे बोलने का मौका मिले। और बीच में मैं एंड होता नहीं, उसके पहले जाके खड़ी हो जाती, तो गुरुजी को मुझे इशारा करते बीच में, कथा के बीच में बोलना पड़ता कि बहन जी अभी कथा अभी खत्म नहीं हुई है और आपको बोला जाएगा, तब आप अपनी बात रखिएगा। और इस तरह से वो 2016 में मेरा जो सफर रहा बहुत यादगार रहा। गुरुजों का आशीर्वाद था और सभी के आशीर्वाद से मुझे यह मौका मिला। फिर 2017 और 2018 में थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम और कुछ घर का चेंज करने का, ये सब बहुत सारे अलग अलग इशू थे, तो उस वजह से मेरे ब्रेक हो गया। 2018-19 में भी थोड़ा थोड़ा मैंने अपना पसंद था इसके लिए लिखती रही। किसी को भी बेस्ट विशेष होता, मेरा ये रहता था कि मैं उसको गिफ्ट के तौर पे ही अपने जो भी कविताओं के थ्रू उनको विश करूं। और इस तरह से मेरा जो सफर है वो शुरुआत हुई, और उसमें ये है गुरुजी का आशीर्वाद है कि उन्होंने ही मेरा जो फर्स्ट जो है पार्ट जहां से मैंने शुरुआत की, वो उनके प्रेरणा स्रोत, उनसे ही शुरुआत की है। और आपको पता है इसमें जैसे गुरुजी और मैं हमारे एक जैसे हम लोगों ने यहाँ, जब मैं इस फ्लैट में जहाँ रह रही हूँ अभी, इस फ्लैट में हम लोग आए उसके पहले हमने 8-10 फ्लैट देखे थे कि हम लोग को चेंज करना था। पहले हम लोग आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स में रहते थे और उसके बाद हमें था कि कुछ दूसरे बड़े फ्लैट में जाना है, लेकिन लास्ट में जाके हमने ये वाला फ्लैट पहले बेच दिया था कि नहीं इसमें नहीं जाना है, दूसरे फ्लैट में जाएंगे। वो सब लास्ट होने के बाद में वापस हमने यही फ्लैट खरीदा, क्योंकि मुझे जो बोलते हैं ना, जहाँ चाह है वहां राह है, क्योंकि यहाँ पे हमारी बिल्डिंग में ही हमारे सूरत के फेमस मोटिवेशनल कोच गोविंद जैसा रहते हैं और उनसे मुलाकात हुई यहाँ पर। और फिर मेरा जो वापिस बीच में रुका हुआ सफर वापस शुरुआत हुई। और अभी भगवान ने मुझे जो भी दिया है हमेशा मेरे अनुरूप दिया है, और मैं अपने भगवान को यही कहना चाहूंगी, मुझे तुमने बहुत कुछ दिया है दाता, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और अभी आप जी, इसी बीच जो कविताएं लिखने की जो शुरुआत की आपने, वो कब से शुरू की? और पहली कविता जब आपने लिखी तो जो अभिव्यक्ति आपको लगी कि हाँ एक सुकून मिला कविता लिखने से, आपने जो आसपास मोटिवेशनल चीजें देखी सुनी, उन चीजों की आपने अभिव्यक्ति करना शुरू किया, एक पॉजिटिव लाइफ को लिखना शुरू किया, तो कैसे पहली कलम आपने कैसे उठाई? पहली कलम मैंने वैसे तो गुरुजी के नाम से ही उठाई थी। उनके जो मन की भावनाएं थी उनको मतलब उनका जो था कि उनका
उनका जीवन मेरे को बहुत छू गया था और उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी थी। और फिर यहाँ आने के बाद में हम लोग जब सूरत में इस बिल्डिंग में आए, उसके बाद में मैंने आर्ट ऑफ पेंटिंग का कोर्स किया था। तो वहां पर भी जैसे लास्ट डे मेरा रहता था कि कोई भी प्रोग्राम होता तो मैं उसमें कुछ ना कुछ अपना लिख करके बोलने की कोशिश करती थी। तो इस तरह से फैमिली फंक्शंस में भी छोटे छोटे मैं अपने लेख लिखती और बोलती थी। और तब पूरा स्टार्टिंग ऐसा था कि कंप्लीट मेरा बीच बीच में ब्रेक होता रहा और मैं अपना चालू रहा मेरा सफर। लेकिन आज की जो पहली कविता है, मैं अपने जिन्होंने मुझे ऐसे उच्च विचार दिए उनके नाम पढ़ना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। मैं ऐसे उच्च विचारों वाले व्यक्तियों के नाम करती हूँ, जरूरत है जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने की। और पोयम का नाम है सरलता की ऊंचाई। जानने की कोशिश की जब दिनचर्या महान व्यक्तियों के महान विचारों की। जानने की कोशिश की जब दिनचर्या महान व्यक्तियों के महान विचारों की। हर पल में सादगी दिखी, सरलता की ऊंचाई लिए सहज व्यवहारों की। घड़ी की सुई उनकी हर क्रिया के अनुरूप चलती देखी। योगा, ध्यान, प्रार्थना और सभी अच्छी आदतों के साथ समय बिताने की। दुनिया में संतुलन बनाए रखने वाली उनकी सोच देखी, बिना किसी दिखावे की। व्यस्त रखती हुई उनकी सीखने की लगन देखी, आत्म अनुशासन, आनंद और ताकत की। हर कदम में सफलता देखी, हिम्मत हर परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ते जाने की। नित्य आत्मावलोकन कर गलतियों को सुधार करते हुए देखा, महक फैलाते शुद्ध विचारों की। सरलता से बढ़ते हुए जीवन की ऊंचाई देखी, विशेषता रखते शांति और प्रेम की बहती धारों की। विशेषता रखते शांति और प्रेम की बहती धारों की। मुझे बहुत सीखा है। हाँ, बहुत ही सुंदर आपने अभिव्यक्ति दी है, क्योंकि मुझे आपकी कविताओं में एक चीज समीक्षा के तौर पे अगर मैं कहूँ तो आप थैंक्स गिविंग सबसे पहले करती हैं। आपकी कविताओं में ये खूबसूरती मैंने देखी है कि आप सीख लेती हैं और सीखते ही तुरंत पहले उस सीखने का धन्यवाद ज्ञापित कर देती हैं, फिर उसके बाद आगे कदम बढ़ाती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात, बहुत महत्व है। जी जी। अब हम चाहेंगे कि आपकी 2-3 कविताएं हम और सुने, तो आपकी कविताओं को मैं अब आमंत्रित करती हूँ कि आप अपनी कविताएं, रचनाएं हमें सुनाएं। आज के हालातों के ऊपर मैंने एक कविता बनाई है कि अभी हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते तो क्या हुआ। और भी जैसे बोलते हैं कि भगवान एक रास्ता बंद कर देता है तो दूसरे रास्ते खुले रखता है। उसी का नतीजा है कि आज आप अंशु जी के साथ में बैठ के बातें कर पा रही हूँ। और बहुत कुछ हम रास्ते भगवान बोलते हैं कि अगर तुम बाहर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिसपे तुम चल करके बहुत कुछ कर सकते हो। जो मुझे भी मिला है आप सभी को भी मिलेगा। और मेरी पहली कविता अभी सभी के नाम। दरवाजे की घंटी भी यारो अब तो बजने के लिए तरस गई है। दरवाजे की घंटी भी यारो अब तो बजने के लिए तरस गई है। सामने के घर का दरवाजा खुला देखने के लिए नजरें तरस गई है। हैंगर में लटके हुए कपड़ों में भी बारिश की सीलन सी आ गई है। गगन भी खुलकर बरस रहा है, छतरियां उसके आड़े जो नहीं आ रही है। क्योंकि अभी आज हम देख पा रहे हैं कि बारिश एकदम नेचर पूरा खुला हुआ है और हम लोग पूरी प्रकृति अपने आप को संवार रही है, ऐसा हो गया है। गगन भी खुलकर बरस रहा है, छतरियां उसके आड़े जो नहीं आ रही है। घड़ी की सुई भी यारों से मिले बिना अब तो लगता है रुक सी गई है। त्योहारों की तैयारी में लगने वाले बाजारों की रंगत फीकी सी पड़ गई है। लहरिया हो या बांधनी, सभी पर वक्त की धूल जम रही है। सर्दी बुखार तो पहले भी होता था, अब क्यों हर बीमारी डर से जुड़ गई है। निकालो निदान इस बीमारी का भगवन, निकालो निदान इस बीमारी का भगवन। ऐसी कौन सी मुसीबत है जो पूरी दुनिया को हराने पर अड़ी है। सुन लो भगवन बुजुर्गों की प्रार्थना को अब तो, सुन लो भगवन बुजुर्गों की प्रार्थना को अब तो।
उनके राम राम के बिना मोहल्लों की रौनक भी चली गई है। बच्चों को भारी बैग उठाने से राहत मिली हुई है, लेकिन सुबह की पहली किरण में मिलकर स्कूल में प्रार्थना करने की शक्ति न जाने कहां खो गई है। चारों तरफ ऑनलाइन का असर छाया हुआ है। चारों तरफ ऑनलाइन का असर छाया हुआ है। हर उम्र के लिए अब मोबाइल बहुत जरूरी चीज बन गई है। लाइन लगाकर पानी पूरी खाने की आदत भी अब तो छूट गई है। सब थमा थमा नजर आ रहा है, केवल भूख पहले जैसे ही लग रही है। कुछ लाइनें मैं अपने सूरत वासियों के लिए कहना चाहती हूँ। डुम्मस के भजिए की खुशबू भी हवाओं में खोसी गई है। डुम्मस के भजिए की खुशबू भी हवाओं में खोसी गई है। सूरत वासियों को अपनी सूरत दिखला दो गणपति बप्पा वापिस। सूरत वासियों को अपनी सूरत दिखला दो गणपति बापा वापिस। गलियां आपके स्वागत के लिए तैयार खड़ी है। महसूस करो सब मिलकर वो आवाजें जो लगातार 15 दिन तक हमें घंटियों की आवाज सुनाती है। आपको पता है अंशु जी, आंखों में बरसाए हुए दृश्यों में बड़ी शक्ति होती है। गणपति बापा तुम्हें धूमधाम से आना ही होगा। बच्चों की आवाज तुम्हें गणपति बापा सुनना ही होगा। और जो विजुअलाइजेशन की मैं बात कर रही हूँ उसमें बहुत ज्यादा पावर होता है, क्योंकि मैंने 13 जून को जीवन एक जिंदगी एक कविता बुक का विजुअलाइजेशन किया था। मैंने हाथ में उसको पकड़ करके विजुअलाइज किया था कि मेरे हाथ में यह पुस्तक है, और 3 जुलाई को मेरे हाथ में वह पुस्तक थी। तो मतलब 20 दिन के अंदर ये विजुअलाइजेशन मेरा काम कर गया। और तो ये सब ग्रेटिट्यूड विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा मतलब इफेक्टिव है। अगर हम इन सबको डेली अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ज्यादा काम आते हैं। और जो मेरे इस विचारों के सफर का श्रेय है वो गुरुजी पंडित विजय शंकर जी मेहता, भाविन भैया, फालू और मेरी बड़ी बेटी विदिशा को जाता है। क्योंकि कहते हैं जब हम कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं तब कुछ बेहतरीन लोग उसे बेहतरीन बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे होते हैं। एक दूसरे के साथ से ही तो हम सब आगे बढ़ रहे होते हैं। यादों में बसे रहेंगे हमेशा वे लोग मुझे, यादों में बसे रहेंगे हमेशा वे लोग मुझे, जो मेरे जिंदगी के सफर को हमेशा के लिए यादगार बना देते हैं, जो मेरे जिंदगी के सफर को हमेशा के लिए यादगार बना देते हैं। बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत आपने बातें कही और ये कविताएं भी कही। आपने कहा उस बात में वाकई में बहुत ताकत है कि जब हम किसी चीज को विजुअलाइज करना शुरू करते हैं तो वो एक एनर्जी हमारे अंदर आती है उसे पूरा करने की, सपनों को हम अपने पूरा कर पाते हैं। बहुत ही आपने सुंदर बात कही। और जो आपकी पहले वाली कविता थी अभी के परिदृश्य को दिखाती हुई कि घंटी भी नहीं बजती है और हम एक तकनीक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इस बुरे में भी भला है। आपने भी यही कहा कि आज आप और मैं अगर यहाँ हैं तो इस तकनीक के माध्यम से ही हैं, और गुरुजी हमारे समक्ष कुछ देर के लिए थे तो वो भी तकनीक का ही हमने धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हम इतना बड़ा प्रोग्राम ऑफलाइन पे बना नहीं पाते शायद कि हम आपकी पुस्तक चर्चा करते और गुरुजी भी हमारे साथ होते, तो ये तकनीक का ही धन्यवाद है। इस बीच मेरे जहन में एक सवाल आता है कि आपने बताया कि परिवार के लोगों ने आपको बहुत सपोर्ट किया। अगला पड़ाव अब आप क्या देखती हैं? किताब आपने एक निकाली है, उसके बाद अब आप क्या विजुअलाइज कर रही हैं अपने लिए, अपने लेखन के लिए? अभी मैंने जिंदगी एक कविता लिखा है। अब मेरा मन है कि जिंदगी एक संगीत लिखूं। मेरा मन यही है कि जिंदगी से रिलेटेड ही मैं उस आगे बढ़ती जाऊं और उस पर काम करती जाऊं। क्योंकि और पता है इसमें जो सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि उसमें मुझे मेरे विचार बहुत ज्यादा साथ देते हैं। मैं जब भी अकेली होती हूँ तो मेरे विचारों में कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है कि मैं आगे क्या लिखूं और क्या मैं सबके लिए ऐसा क्या लिखूं जो सबके को अच्छा लगे और जो किसी के जीवन में भी बदलाव ला सके। तो इसीलिए मैंने एक आज विचारों से मुलाकात पोएम भी लिखी है, जो आप सुनना चाहेंगे? अरे बिल्कुल सुनाइए आप। विचारों से मुलाकात। जिस दिन भी मेरी विचारों से अच्छी मुलाकात होती है, जिस दिन भी मेरी
विचारों से अच्छी मुलाकात होती है, कोई फालतू बात नहीं, केवल काम की बात होती है। उस अच्छी मुलाकात का खूबसूरत सृजन नजर आ जाता है तुरंत। उस अच्छी मुलाकात का खूबसूरत सृजन नजर आ जाता है तुरंत, जब विचार के साथ सपनों की बात होती है। सपनों के एकांत ताने बाने में सपनों की खूबसूरत यात्रा की शुरुआत होती है। जब जब अकेलेपन की उदासी मेरे पास आना चाहती है, तब तब सबसे बेहतर साथी के रूप में मेरे विचारों की पुरानी दोस्ती मेरे साथ होती है। चला जाता है गम नया रास्ता ढूंढकर, चला जाता है गम नया रास्ता ढूंढकर और किसी को तोड़ने, क्योंकि मेरे विचारों की हिम्मत मुझे टूटने नहीं देती है। वही तो है जिसके साथ मेरी खास पसंद की बात होती है। फिर लग जाती है वह मुझे मंजिल तक पहुंचाने के लिए, फिर लग जाती है वह मुझे मंजिल तक पहुंचाने के लिए। यही तो है जहां सादगी के साथ सफर की अच्छी शुरुआत होती है। मेरा सभी से यही कहना है कि जब भी समय मिले तो एकांत में अपने विचारों से मुलाकात कर लेना। जब भी सपने पूरे करने का रास्ता नजर नहीं आए तो केवल अपनी पसंद को आदत बना लेना। यकीन मानो दोस्तों, वही मनपसंद आदत आपके सपने की पहली सीढ़ी होगी। मुझे मेरे सपने की सीढ़ी के पहले कदम पर भाविन भैया ने चढ़ाया था। आज से लगभग 100 डेज पहले उनसे UIHT का कोर्स करते वक्त उन्होंने मुझे कहा था कि आपको रोज एक कविता लिखनी है। उस दिन से मैंने एक भी दिन का ब्रेक दिए बिना 125 के लगभग पोएम्स लिखकर उसे जिंदगी एक कविता पुस्तक में ढाल चुकी हूँ। इसके पहले मैंने सीढ़ी तो बहुत चढ़ी, लेकिन उसे सही जगह पर नहीं लगाया था। इसलिए कहते हैं कि हम जो भी कदम उठा रहे हैं वह चेक करते रहना जरूरी है कि हमारी दिशा सही है या नहीं। मैं बबीता पोदार अपनी रोज की दिनचर्या से बंधी अपनी खूबी को अंदर ही बुन रही थी। चलती थी अपनी मस्ती में, कुछ भी नया नहीं कर पा रही थी। अचानक हुई फालू नाम की दोस्त से मुलाकात, जो मेरे छिपे हुए शब्दों को पहचान रही थी। मेरी भेजी हुई कविताओं को दिल के जैसे सहेज कर रखा था उसने। मेरी भेजी हुई कविताओं को दिल के जैसे सहेज कर रखा था उसने, जो उसने मुझे मेरे जन्मदिन पर मेरे ही शब्दों की पुस्तक उपहार में दी थी। जिंदगी में पहली बार ऐसा अमूल्य तोहफा मुझे मिला था। जिंदगी में पहली बार ऐसा अमूल्य तोहफा मुझे उपहार में मिला था, जो मेरे द्वारा ही बुना गया था, लेकिन मेरे द्वारा नहीं सहेज कर उसके द्वारा एकदम वैसे ही सहेजा गया था जैसे जैसे मैंने उसे भेजा था। मैं उसके लिए यही कहना चाहूंगी। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है फालू, जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया बुक बनाने में। अभी वो विपासना के लिए 20 डेज के लिए बाहर गई हुई है, लेकिन मैं उसके लिए कहना चाहूंगी, जो रास्ता मेरे सपनों को साथ लेकर चल रहा था, जो रास्ता मेरे सपनों को साथ लेकर चल रहा था, उसे बनाने वाली तुम थी ए दोस्त, उसे बनाने वाली तुम थी ए दोस्त। जो दिया मेरे विचारों पर रोशनी डाल रहा था, उसे जलाने वाली तुम थी ए दोस्त। मेरा प्रयास तो बहुत ही छोटा था ए दोस्त, मेरा प्रयास तो बहुत ही छोटा था ए दोस्त। मेरे जैसे एक फूल को तुम्हारे साथ ने पूरा बगीचा ही दे डाला था। तभी तो अपने ही शब्द सुमन का हार तुम्हारे द्वारा दी गई सुई में ही पिरो कर पहन पाई हूँ। अपनी नजर अंदाजी से खोए हुए शब्दों को फिर मेरी कलम ने लिख डाला है। जिंदगी पहले तो मैं गुजार रही थी, वास्तव में जीना तो खुद से प्यार करने के बाद ही शुरू किया है। आधी उम्र निकाल दी थी परफेक्शन के पीछे भागने में, असली काम तो अब चालू किया है क्षमता के क्षेत्र को पाने में। कहते हैं तुम्हें जो पाना हो उस बात को इतना फैला दो कि हवाएं भी तुम्हें अपनी मंजिल दिखा सके। मैंने भी वही किया। ऐसे ही मैंने अपने सपने के बीजों का चारों तरफ छिड़काव किया। पूरी कायनात जिंदगी के इस प्यारे से सफर में मेरे साथ लग गई। तभी तो आज बंदी के इन हालातों में भी एक दूसरे के पास जाकर नहीं मिल सकते हैं तो क्या हुआ, आप जैसे व्यक्तित्व से हम ऑनलाइन मिल पा रहे हैं। धन्यवाद खुदा का बहुत बहुत। एक रास्ता रोका है तो क्या हुआ, कई नए रास्ते और दिखा रहे हैं।
मेरा सभी से यही कहना है, आपको जो भी पसंद हो, डांस, म्यूजिक, ड्राइंग, कुकिंग, क्राफ्ट, राइटिंग, कुछ भी, इस टफ टाइम में भी अपने टैलेंट को आप अपने पसंद के कोर्स करके बाहर निकाल सकते हैं, जैसे मैंने अनलिस योर हिडन पोटेंशियल में पाया है। आप सभी को भी अपनी मंजिल को करीब पा सकते हैं। जरूरत है केवल सही मार्गदर्शक की, जरूरत है केवल सही मार्गदर्शक की। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति करती हैं आप अपने शब्दों को कविताओं में पिरो के, कि ऐसा लगता है कि हम आपको सुनते रहें। आपकी बातों में बहुत पॉजिटिविटी आती है। आपकी एक कविता मेरे सामने आई है, मैंने जब किताब को पलटा, मेरे सपने, तो मैं आपकी कविता मैं पढ़ना चाहती हूँ इस किताब से। कहते हैं सपनों का कोई रंग नहीं होता, कहते हैं सपनों का कोई रंग नहीं होता, पर मैंने सपनों को रंगीन होते हुए देखा है। कहते हैं सपनों के पंख नहीं होते, पर मैंने सपनों को ऊंची उड़ान पर उड़ते हुए देखा है। कहते हैं सपनों के पांव नहीं होते, पर मैंने सपनों को मेरी मंजिल के पास जाते हुए देखा है। कहते हैं सपनों के हाथ नहीं होते, पर मैंने सपनों को सफलता पर ताली बजाते हुए देखा है। मैंने अपने सपनों को खुशियों की रंगत बटोरते हुए देखा है। मैंने सपनों को बेरंग होते हुए भी रंगीन होते हुए देखा है। मैंने अच्छी संगत के साथ से मेरे सपनों का अच्छा सिंचन होते हुए देखा है। मैंने अपने बिखरे हुए शब्दों के मोतियों का बेशकीमती हार बनते देखा है। धन्यवाद उन सभी का जिन्हें मैंने अपनी इस सपनों की खूबसूरत यात्रा में साथ देते हुए देखा है। मैंने अपने सपनों को साकार होते हुए देखा है। मेरे सपने को मेरे हिस्से का आसमान पाते हुए देखा है। कितनी सुंदर बात आपने करी है। आपने सपने को एक आकार देने की कोशिश की है, जहाँ उसके पंख भी हैं, जहाँ उसके पैर भी हैं, जहाँ उसके हाथ भी हैं। बहुत ही सुंदर आपकी किताब में और आपकी कविताओं की अभिव्यक्ति है। तो अब मैं चाहूंगी कि 2 रचनाएं आप अपनी और पढ़ें, क्योंकि हमें समय इशारा कर रहा है कि हमें अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव तक जाना है। तो 2 कविताओं के साथ फिर हम इस पड़ाव को विराम देंगे। तो आप पढ़िए कोई कविता अपनी। अंशु जी, मैं सबसे पहले तो ये बात बोलना चाहूंगी कि अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं, उसमें अपनों का साथ होता है ना, तो वो उसका अलग ही रंग निखर आता है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे अपने जब बिल्कुल, मेरे आपने साथ जैसे जुड़ गए, चर्चा करी कि हाँ, पारिवारिक जो साथ रहा आपका, आपकी हाँ, बेटी ने साथ दिया, मित्रों ने साथ दिया, वो आपने बात करी, चर्चा करी। और पारिवारिक साथ बहुत जरूरी होता है। अगर हम एक विमेन की लाइफ को लेते हैं, तो जब तक उसका परिवार साथ नहीं देता, तो एक सृजनात्मक अपनी दुनिया वो नहीं बना सकती। मैं भी एक अपनी इस किताब से ही एक अपनों का साथ पोयम पढ़ रही हूँ। अपनों का साथ हो तो कैसा भी समय आसानी से कट जाता है। सुख बढ़ाता, दुख घटाता, यह प्यारा साथ जादू की झप्पी बन जाता है। 24/7 साथ निभाता है परिवार, कभी भी आपस में मुकाबला नहीं करता है। रिश्तों के पैसे मेले में ख्यालों का पलड़ा सबसे ज्यादा परिवार में भारी होता है। संसार कितना भी बड़ा क्यों न हो, संसार कितना भी बड़ा क्यों न हो, परिवार से बड़ा नहीं हो सकता है। कैसे बताऊं साथ के बारे में, हर समय एक दूसरे के स्वागत के लिए तैयार रहता है। बेवजह भटके क्यों, जब परिवार का साथ हमें स्वस्थ और सुरक्षित रखता है। तो इस पोयम में यही बताया गया है कि हमें अभी घर से बाहर नहीं निकलना है। जब परिवार हमारे साथ है, तो हम घर पे रह के, जितना हम घर पे सुरक्षित हैं, उतना हम गेट के बाहर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। स्टे होम, स्टे सेफ। और बहुत ही अभी जो कठिन समय है, इसमें हम सभी को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और अभी एक दूसरी पोएम मैंने जिंदगी की पढ़ाई लिखी है, जिसमें यही था कि ए जिंदगी तुझे जब भी देखने की कोशिश की, ए जिंदगी तुझे
जब भी देखने की कोशिश की तब तब तू अलग अलग रंग, अलग अलग आकार में नजर आई। उम्र गुजरती गई पर मैं आज तक तुझे समझ न पाई। उम्र गुजरती गई पर मैं आज तक तुझे समझ न पाई। लेकिन मुस्कुराकर जब जब चली तेरे हर पल आने वाले उतार चढ़ाव में। लेकिन मुस्कुराकर जब जब चली तेरे हर पल आने वाले उतार चढ़ाव में, तब तब खुद को अद्भुत अद्भुत संतुलन में देख पाई। तब तब खुद को अद्भुत संतुलन में देख पाई। ए जिंदगी, तुझे जब भी परखने की कोशिश की तब तब अलग अलग सीख, अलग अलग तजुर्बे के साथ नजर आई। उम्र गुजरती गई पर मैं तुझसे आज तक जीत न पाई। उम्र गुजरती गई पर मैं तुझसे आज तक जीत न पाई। लेकिन झुककर जब जब चली तेरे सम्मान में, तब तब बढ़ती आत्म छवि से अद्भुत अनुभव ले पाई। ए जिंदगी, तुझे जब जब पढ़ने की कोशिश की, ए जिंदगी, तुझे जब जब पढ़ने की कोशिश की, तब तब हर पलटते पन्ने के साथ बहुत कुछ नया और अजूबा देख पाई। उम्र गुजरती गई पर मैं आज तक तुम्हें पूरा न पढ़ पाई। उम्र गुजरती गई पर मैं तुम्हें आज तक पूरा न पढ़ पाई। लेकिन जब जब शांत विचारों से अमल लाने की कोशिश की, तब तब एक अलग ही आनंद की अनुभूति कर पाई। जिंदगी की पढ़ाई, हम कहते हैं कि जिंदगी की पढ़ाई अभी उम्र नहीं है और अब उम्र नहीं है। इन दो पड़ावों की कसमकस में गुजरती चली गई। अब भी समय है दोस्तों, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। जिंदगी से यही महत्वपूर्ण सीख मैंने पाई। जिंदगी से यही महत्वपूर्ण सीख मैंने पाई। थैंक यू। बहुत ही सुंदर आपने जिंदगी की व्याख्या की है और जिंदगी से सीख की बात की है। और मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि बबीता पोद्दार जी की जो किताब है जिंदगी एक कविता, अमेजन के इस लिंक पर अवेलेबल है जो आपकी स्क्रीन पे अभी आया है। तो आप सभी इस किताब से रूबरू हो सकते हैं अमेजन के माध्यम से। बहुत ही खूबसूरत सा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है किताबों के लिए, साहित्य के लिए। तो इस लिंक पर आप क्लिक करके अमेजन के थ्रू बबीता जी की किताब वहां से मंगवा सकते हैं। और जिंदगी एक कविता जिसका हर शब्द बोलता है और हर बात गुनगुनाती है, उस खूबसूरत किताब को आप जरूर मंगवाइए, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ। और बबीता जी, समय हमें इशारा कर रहा है और लेकिन जाने से पहले मैं पंडित विजय शंकर मेहता जी, गुरु जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे मेरी बात को मानकर और कुछ मिनट्स के लिए हमें इस मंच पे आने का समय दिया। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी क्योंकि जब मैंने उनकी समीक्षा पढ़ी तो मुझे लगा कि मुझे उनको फोन करके ये बोलना चाहिए था। और तकनीक का धन्यवाद कि ये सहज सुलभ हो पाया हम सभी के लिए। तो बबीता जी, अब आपकी तरफ से आखिरी संदेश और फिर हम इस कार्यक्रम को विराम देंगे। थैंक यू अंशु जी, आज आपने मुझे ये अवसर दिया और मेरी इस पुस्तक की समीक्षा गुरु जी के द्वारा, और आपने भी बहुत अच्छे खूबसूरती से पूरा इस पुस्तक के बारे में बताया। और बस मेरा यही सभी से यही कहना है कि हम अपने विचारों से, अगर विचारों के साथ रहेंगे और जो भी हमें करना है उसके लिए हर रास्ता खुला हुआ है। अपनी पसंद को आदत बना लो और अपने वो आदत आपके सपने जरूर पूरे करेगी, जरूर पूरे करेगी। जो मैंने पाया है वो आप सभी को भी मिलेगा। और थैंक यू वेरी मच अंशु जी, और धन्यवाद गुरु जी, आप इस प्रोग्राम में आए और हमें आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद बबीता जी, और गुरु जी का विशेष धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।